चलें बेटा, आ जाओ। देखिए नया टॉपिक है बेटा। अपन लोगों ने अभी तक जो पोर्शन कवर किया था लास्ट लेक्चर में, है ना, लास्ट लेक्चर तक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना, करीब 5 लेक्चर्स मैंने उसमें बना करके दिए तुम्हें, ठीक। और उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अपन लोगों ने गैसेस स्टेट वाला पार्ट अलग पढ़ा था, उसके बाद में हमने काइनेटिक थ्योरी वाला पार्ट अलग देखा। अब बेटा यहाँ पे क्या है, उसके बाद में उन सब से ही रिलेट करता हुआ अगला टॉपिक है अपना थर्मोमेट्री। कहीं ना कहीं हम लोग कहाँ पहुँच गए बताए, थर्मोडायनामिक्स में, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, थर्मोडायनामिक्स में जब हम जाते हैं तो एकदम से हम थर्मोडायनामिक्स में नहीं चले जाते कि फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ देखने लग जाएं हम तुरंत। आपको सबसे पहले तो, क्योंकि हम अब जिस फील्ड में गए वो थर्मोमेट्री है, तो अपन को इससे रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स होते हैं वो देखना पड़ेगा। जैसे देख बेटा, अपन मैकेनिक्स में चल रहे थे, जब मैकेनिक्स में चल रहे थे तो मैं फोर्स की बात करता था, एक्सेलरेशन की बात करता था, याद है, वेलोसिटी वगैरह। तो हमने पहले वो टर्म सीखे थे, फिर उसको रिलेट करते हुए अपन ने आगे के कॉन्सेप्ट समझे थे। सेम चीज़ बेटा, जब हम थर्मोडायनामिक्स में जाते हैं ना, थर्मोमेट्री की बात करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थर्मल से रिलेटेड है। नहीं समझ में? थर्मोमेट्री मतलब किससे रिलेटेड है? थर्मल। और थर्मल का मतलब क्या होता है? थर्मल वो सारी चीज़ें जो टेम्परेचर से रिलेटेड है, हीट से रिलेटेड है। आए तो हम लोग क्या बोलते हैं मालूम बेटा, हीट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, हीट से रिलेटेड जितने भी फिनोमेना हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सारी चीज़ों को जो हम जहाँ पर डील करने जाते हैं वो हमारा क्या है, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोमेट्री, सब कुछ उसी में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? तो बेटा अभी स्टार्टिंग में हम इस वाले चैप्टर में मेनली क्या देखने जा रहे हैं मालूम है, जो टर्म्स हमको यूज़ में आने, जैसे स्पेसिफिक हीट आएगा, लेटेंट हीट आएगा। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक्सपांशन क्या होता है, तो वो सारे टर्म्स जो चीज़ें मुझे मिलने वाली हैं उनको हम यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद हम फिर थर्मोडायनामिक्स में स्विच करेंगे। इतना क्लियर है? अब सुनो बेटा, जब हम यहाँ पर स्टार्ट करने जाते हैं थर्मोमेट्री मतलब थर्मल का मतलब बेटा याद रखना, थर्मल मतलब होता है जो भी हीट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, हीट, है ना। तो सबसे पहली चीज़ आती है यार, हीट होता क्या है एक्चुअल में। और एक छोटा सा मिसकॉन्सेप्ट होता है, जो चीज़ हम अभी समझते हैं और फिर हम उसको देखना स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है। समझ में? देखो बेटा एक चीज़, हीट का मतलब क्या है, हीट जो है वो हमारे लिए क्या होता है, वो भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है हीट। जिसके कारण से क्या होता है, यदि मान लीजिए किसी में ज़्यादा हीट है, किसी में कम हीट है, इसमें हीट ज़्यादा है, इसमें कम है, ठीक। अब यदि दोनों बॉडीज यदि यहाँ पे ऐसी रखी हुई है, तो मैं एक बार याद करना, कभी फील होता है ना, हम लोग करके देखते हैं, करके देखना क्या करना, बताता हूँ हीट का इफेक्ट कैसे निकालोगे। एक अगरबत्ती जलाना, घर में जो जल रही होगी चीज़ें वो उसकी बात कर रहा हूँ ना, घर में अगरबत्ती जलती है कहीं ना कहीं, उसका एक अगरबत्ती वाला स्टैंड लेके जाना, उसमें अगरबत्ती जल रही होगी, और दूसरा वाला क्या करना, घर में रोटियां बन रही होगी तवे पे, गैस चालू है ना। अब दोनों चीज़ें हैं, कौन ज़्यादा, किसके पास ज़्यादा हीट है, तो वो चेक करने के लिए अपने हाथ, है ना, अपने हाथ का यूज़ करना, एक बार इसको पकड़ना और एक बार तवे पे हाथ रखना। डिफरेंस समझ में आ जाता है हमें, कहाँ हीट ज़्यादा है, कहाँ हीट कम है। मतलब बेटा देखो एक चीज़, सुनो, यदि मैंने तुमसे पूछा कहाँ हीट ज़्यादा है, कहाँ कम है, ध्यान देना बेटा, कहाँ हीट ज़्यादा है, कहाँ कम है, कैसे निकाला तुमने? आपने सेंस किया उस चीज़ को, मतलब अपन ने अपना हाथ रखा तो हमें सेंसेशन होता है, मतलब हमें फील होता है उस चीज़ का कि भाई ये गर्म है। अब उसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन मुझे मालूम है कि हाँ यार ये हॉट है ज़्यादा। आया समझ में? तो वो सेंसेशन के थ्रू निकलता है। तो मतलब सीधा सा फंडा है बेटा, जो जिसमें ज़्यादा सेंसेशन आएगा मेरे पास की गर्मी का, तो मैं बोलूँगा वो चीज़ मेरे लिए कैसा है, उसके पास हीट ज़्यादा होगा, जिसमें कम आएगा वो हीट कम। समझ में? मतलब हीट क्या होगा, सिंपल सा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ये डिसाइड करके बता, जो मुझे इस चीज़ का सेंस करवाता है कि किसी जगह पर कौन ज़्यादा गर्म है, कौन ज़्यादा ठंडा है। चलेगा? अब सुनिए मेरी बात, हीट जो था वो सिर्फ एक एनर्जी का फॉर्म है। अभी हम अमाउंट ऑफ हीट वगैरह कैसे निकालते हैं, किस पर डिपेंड करेगा, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे जब हम चीज़ों में आएंगे। उससे पहले चीज़ पे आओ, टेम्परेचर क्या होता है, क्या देवी पिटोगे तुम? हाँ सुने ध्यान देना, अच्छा काट रहा उसको, देखें
सुना बेटा, ध्यान देना। टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस। जो बेटा डिग्री ऑफ हॉटनेस होती है ना बॉडी की, उसको हम किससे डिफाइन कर रहे हैं? टेम्परेचर से। और एक से सुनो मेरी बात ध्यान से, कभी भी तुमको मैं एक चीज़ बोलता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, समझाना मुझे, है ना, मतलब बताना। ये एक बॉडी है, ठीक, एक दूसरी बॉडी है। अब ये दोनों बॉडी यहाँ पर रखी हुई हैं, ठीक। मैंने कहा हीट जो है बेटा वो जूल है, मतलब जूल में मेजर करेंगे, एनर्जी है। इसके पास मैंने बोला बेटा कितना सोचो, 20 जूल एनर्जी है, हीट 20 जूल। बेटा इसके पास 5 जूल हीट है या 10 जूल है, इसके पास 20 जूल है, इसके पास 10 जूल है। बेटा दोनों को यदि मैं कांटेक्ट में लेकर के जाऊं, टच करवाऊं, कहां से कहां हीट फ्लो होगा ये बताओ? 20 जूल इसके पास था, इसके पास 10 जूल है, हीट का फ्लो किधर होगा? आपने पढ़ा है ना कहीं पे भी एनर्जी डिफरेंस, मतलब एनर्जी डिफरेंस, या कहीं पे भी हम लोग बोलते हैं कि यार कोई गैप आता है तो हम लोग बोलते हैं जो हाई वाला है वो डिलीवर करता है, और तब तक डिलीवर करता है जब तक दोनों सेम नहीं हो जाते। मुझे एक चीज़ बताओ ना, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ तुमसे कि इसके पास क्या है? 20 जूल, इसके पास 10 जूल। मुझे बस ये बताना है कि यदि मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लेकर के जाऊँ, टच करवाऊँ, हीट का फ्लो किधर होगा? 20 जूल से 10 जूल, क्योंकि इसके पास ज़्यादा है, इसके पास कम है। यही बोलते हैं ना हम लोग। ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये गलत कॉन्सेप्ट है, दिमाग में क्लियर करके रखना। कभी भी हीट ट्रांसफ़र, हीट फ्लो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता बेटा अमाउंट कहाँ ज़्यादा है। समझना मैं तुम्हें समझा देता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। कहाँ ये इस चीज़ पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा कि कहाँ पर अमाउंट ज़्यादा है। जैसे तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, कंफ्यूज मत हो। नदी देखिए, देखिए ना, उसका साइज़ देखो नदी का, है ना, और उसका वाटर लेवल देखो कि वाटर कितना है उसके पास। अपने घर के सामने से नाला निकल रहा होता है, वो देखा है? अरे देखा है ना। अब मुझे बताओ गाना सुना है? नदी मिले सागर में, नहीं? एक है कोई सा गाना पुराना, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अरे बहुत पुराना है, वो मेरे ज़माने का भी नहीं है, तुम्हें कहाँ से याद होगा? सुनो ध्यान से, समझना। किसको आता है? कौन है उस ज़माने का? नहीं, सुनो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, समझना। बेटा नदी है, यहाँ से नाला बह रहा है आपके घर से, ये गया, मान लीजिए वो जाकर के नदी में मिलता है लास्ट में, कुछ तो उसका एंड पॉइंट होता है ना। मान लीजिए बेटा मैं बोलता हूँ कि वो कहाँ है? नदी में मिल रहा है। अब एक चीज़ सोचो, नदी यहाँ से, नाला यहाँ था, नदी नीचे है, हाँ है ना, लेवल में ये डिफरेंस है ना भाई, वाटर लेवल इसका नीचे होता है ना। अब देखो ये नदी है, ये नाला है। अब नाले में से पानी बह करके आया और वो गिरने वाला है किस में? नदी में। वही होता है ना, नाले वाला पानी जो है वो नदी में गिरता है कि नदी वाला उठ करके आता है नाले को साफ करने के लिए? ऑब्वियसली ना। हम क्या बोलते हैं, नाले में से जो पानी गया ना, बहुत गंदा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना मैं, ध्यान से सुना, सुनो ध्यान से, तो चल रहा है चलने दो, वैसे ही समझ में तुम्हें यही आएगा। तो जो उसमें से जो पानी गया ना, वो जा करके कहाँ मिल रहा है? नदी में। तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जैसे वाटर का फ्लो देखे ना, एक चीज़ कंपेयर करके देखो, एक नदी है एक नाला है, दोनों के वाटर लेवल में डिफरेंस देखो, किसके पास कितना वाटर है। नदी के पास तो इनफाइनाइट वाटर है, नाले के पास तो वही गिना चुना है जितना हमने बहाया है। चलेगा? अब बताओ मुझे एक चीज़, दोनों के वाटर लेवल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यदि हम ऐसा बोलते हैं कि यार जिसके पास ज़्यादा है वही देगा, तो उसके अकॉर्डिंग तो भाई नदी में से आकर के नाले में जाना चाहिए था, हाँ या ना? लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं, उल्टा होता है, नाले में से जाकर के नदी में गिरता है। तो देखना ध्यान से बेटा, वहाँ पर भी जहाँ पर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि फ़्लो किधर होगा, फ़्लो इस बात पर डिपेंड करता है कि किसका लेवल हाई है। वहाँ पर हाई लेवल और लो लेवल की बात होती है कि हाई लेवल पे कौन था? नाला, और लो लेवल पे कौन है? नदी। तो हाई टू लो फ्लो होता है, मतलब प्रेशर डिफरेंस बनता था ना, तो वो हमेशा कहाँ होता है कि कभी भी देखना वाटर का जो फ्लो है वो हमेशा किधर होता है बेटा? हाई लेवल टू लो लेवल। क्लियर है ना? तो देखना ध्यान से, मैंने वहाँ पे बोला कि जहाँ पर अमाउंट ज़्यादा है, अमाउंट पर वो डिपेंड नहीं करता, वो उसके वाटर लेवल पे डिपेंड करता है कि जिसका लेवल ज़्यादा है वहाँ से कम लेवल पे जाएगा वो। क्लियर है?
सेम चीज़ आप हीट में बात करना। हीट में कभी भी दो बॉडीज यदि हैं, एक के पास 20 जूल है, एक के पास 10 जूल है, मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता बेटा कि 20 में से ही 10 में जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब जो हीट का फ्लो है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा है और कहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट कम है, वो किसी और टर्म पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग बोला ना अभी कि वहाँ पे हाइट पर डिपेंड कर रहा था, तो यहाँ पर याद रखिएगा कभी भी हीट का फ्लो, ध्यान से सुना बेटा, हीट का फ्लो टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है, ना कि अमाउंट ऑफ हीट पे। समझना, मैं तुम्हें बताता हूँ डिफरेंस, आपको समझ में आ जाएगा। सोचो एक चीज़, मान लो ये जो फर्स्ट वाला बॉडी था इस पे जिसमें मैंने 20 जूल बोला है ना, इमेजिन कर वो ये इतना बड़ा एक कंडक्टर है। समझना बेटा ध्यान से, इतना बड़ा कंडक्टर है, ध्यान से देखना एक चीज़, इतना बड़ा कंडक्टर है, इसको मैंने कितना एनर्जी दिया 20 जूल। मुझे बताओ यदि मैं इसको 20 जूल देता हूँ तो वो कहाँ गया होगा? सब पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा अंदर इधर उधर। अरे हाँ ना, इतना सारा स्पेस था। समझ रहे बेटा, समझ आ रहा है? अब सुनो मेरी बात, दूसरा वाला जो था ना जिसको मैंने 10 जूल बोला, मैंने बोला वो सिर्फ इतना सही था, आयरन बॉल। अब जरा सोचो, इतने से को यदि मैंने 10 जूल दिया और इतने बड़े को मैंने 20 जूल दिया है तो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, इफेक्ट किसका ज़्यादा पड़ रहा होगा? ऑब्वियसली इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। और इफेक्ट ज़्यादा होने के कारण से क्या, इतने से पार्ट में मैंने 10 जूल दिया तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया होगा, इसका टेम्परेचर कम रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो मैं ये बोलूँगा, यदि मान लीजिए बेटा इसका टेम्परेचर मैं बोलता हूँ कि ये मेरे लिए हाई टेम्परेचर है और ये मेरे लिए लो टेम्परेचर है, तो हीट का फ्लो हमेशा किधर होगा? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि अमाउंट ऑफ हीट कहाँ पे ज़्यादा है। अमाउंट ऑफ हीट यहाँ ज़्यादा था, बट बेटा टेम्परेचर डिफरेंस हमसे क्या बोलेगा? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट फ्लो होगा। अभी क्लियर हुआ? नहीं हुआ? इतना समझ में? तो देखो एक चीज़, ये डिफरेंस अभी समझ के रखो, मैं बाद में और अच्छे से आऊँगा, पूरा हीट ट्रांसफर हम पढ़ने वाले हैं, है ना। मैं सिर्फ आपको टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा था कि एक्चुअल में टेम्परेचर होता क्या है। मतलब टेम्परेचर बेटा वो मेन फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि हीट का फ्लो किधर होता है। वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा होता कि अमाउंट ऑफ हीट किसके पास ज़्यादा है। चलेगा? वो टेम्परेचर डिफरेंस पे आता है। अब बात आई टेम्परेचर क्या था, तो हम क्या बोलते हैं बेटा? डिग्री ऑफ हॉटनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस मतलब यदि मैंने बोला, ध्यान से सुनो, सोचो इसी वाले चीज़ में, है ना, इतना बड़ा बॉल था, इसके ऊपर मैंने 20 जूल दिया, हीट इसके पास ज़्यादा है, इसके पास कम स्पेस था, बट मैंने उसको 10 जूल दिया। अब मैं ये बोलता हूँ बेटा मैंने क्या किया, देखो मैंने हाथ उठाया और हाथ से मैंने इसको भी टच किया फील करने के लिए और इसको भी टच किया फील करने के लिए। चले, तो मुझे कहाँ पर ज़्यादा हॉटनेस मिलेगी? इस जगह पे। अरे जहाँ हॉटनेस ज़्यादा कहाँ फील होगी? इस वाले पे, 10 जूल पे, है ना। क्योंकि अरे ये इतना सा बॉल था, बस इतने देख, इतना सा साइज है यदि उसका, तो पूरा का पूरा हीट यहाँ तक आ गया होगा, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। उसको टच करूँगा तो मुझे ज़्यादा हीट लग रहा होगा, ज़्यादा सेंसेशन आ रहा होगा, है ना। लेकिन इसमें क्या था कि ये बड़ा साइज था, तो उस पर जो भले से मैंने 20 दिया, डबल दिया, लेकिन वो सब जगह टूट गया, मतलब सब जगह फैल गया होगा, तो उसने इतना इफेक्ट शो नहीं किया होगा जितना इसने किया। तो यदि मैं बोल रहा हूँ इसको मैं पकड़ने जाऊँ, इसको टच करने जाऊँ, तो मुझे लगेगा कि ये ज़्यादा गर्म है, और इसको टच करने जाऊँ तो मुझे लगेगा कि ये कम गर्म है, हाँ या ना। तो जरा एक चीज़ सोचो ना, सोचो, यदि तुम डिफाइन कर रहे हो कि ये ज़्यादा गर्म है, ये कम गर्म है, मतलब कुछ तो होगा ना जिसके बेसिस पे हम सोच रहे होंगे कि ये ज़्यादा गर्म है और ये कम गर्म क्यों है। सेंसेशन किसी ना किसी टर्म पे तो आ रहा होगा ना, कुछ तो मेजरमेंट का क्राइटेरिया होगा कि भाई ये ज़्यादा है और ये कम है। तो जो डिग्री ऑफ हॉटनेस बोल रहे हैं ना, डिग्री ऑफ हॉटनेस का मतलब क्या है? हॉटनेस को मेजर करने का एक तरीका है कि हम लोग बोल रहे हैं कि यार जैसे हम लोग लेंथ की बात करते हैं, लेंथ में क्या बोलते हैं, एक 10 सेंटीमीटर एक 20 सेंटीमीटर है, मेजर करते हो स्केल से, तो 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर क्या हो गया? एक यूनिट हो गई ना, एक टर्म हमने डिफाइन कर दिया कि लेंथ को हम इससे मेजर कर सकते हैं, हाँ या ना। तो वैसे ही बेटा यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ डिग्री ऑफ हॉटनेस मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा हॉट है उसको डिसाइड करने के लिए जो नंबर डिफाइन किया गया है ना, उस नंबर को हमने क्या बोला हुआ है? टेम्परेचर। समझ में आए? तो टेम्परेचर क्या बता रहा होता है बेटा? डिग्री ऑफ हॉटनेस। चलेगा? तो ये टर्म बिल्कुल दिमाग में क्लियर करके रखिएगा, नहीं तो ना हमें डेफिनेशन ही नहीं बता होती टेम्परेचर होता क्या है, पूरा चैप्टर पढ़ के खत्म कर देते हैं हम लोग। क्लियर है? अब देखो, अभी सुनना मेरी बात, अभी इस वाले लेक्चर में हम लोग फर्स्ट वाले में जल्दी से खत्म करेंगे, लेकिन सिर्फ स्केल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर को जब हम मेजर करने के लिए जाते हैं तो किस किस स्केल में मेजर करते हैं। जैसे लेंथ को मेजर करने जाते हो, आप बोलते हो कभी सेंटीमीटर में,
कभी मीटर में, कभी किलोमीटर में, हाँ या ना। वैसे ही टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए भी कुछ स्केल्स बने हुए हैं। अब वो स्केल्स क्या है, नंबर क्या है, वो पूरा हम यहाँ पे अभी समझने वाले हैं एक एक करके। अभी इतना क्लियर है सबको, मीनिंग समझ में आया? मेनली मीनिंग समझाने के लिए टाइम ले रहा हूँ, चलेगा? इतना एक बार जो लिखना है लिख लो, तो मैं आपको ये यहाँ पे सारे स्केल्स आपको समझाता हूँ वहाँ पे। एक मिनट के लिए देखिए बेटा, अब देखिए ध्यान से। अब अपन आ जाते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर को मैंने डिफाइन कर दिया कि डिग्री ऑफ हॉटनेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर। अब बेटा स्केल, जो अपन स्केल्स में अपन इसको मेज़र करने जा रहे हैं, कौन कौन से स्केल है और किस तरीके से बात करनी है, ध्यान से समझना। एक रिलेशन लिखूंगा, फॉर्मूला आपका पढ़ा हुआ है पहले, बट फिर भी देख लो, ध्यान देना। और थोड़ा अच्छे से देखना ताकि आप डिफाइन कर पाओ कि कुछ भी पूछेगा ना, हम एक फॉर्मूला बनाएंगे और उसी फॉर्मूले से सबको डिफाइन करेंगे बेटा, ध्यान देना। सुनो देवी ध्यान से, जैसे आप अभी स्केल बनाते हो, स्केल में होता है ये 0, फिर यहाँ से 1 2 3, ये नॉर्मल स्केल की बात कर रहा हूँ जो तुम लोग अपना स्केल अपन यूज़ करते हैं। ये सब किस में होते हैं, सेंटीमीटर्स में। इनके बीच में जो बने होते हैं 10 पार्ट्स होते हैं, वो मिलीमीटर्स में होते हैं ना। ऐसे सेम चीज़ यहाँ पे भी हम लोग बात करते हैं। तो एक चीज़ बता बेटा, यदि जो नॉर्मल वाला स्केल यूज़ करने जा रहे हो, जो तुम लोग यूज़ करते हो, उसमें मैक्सिमम वाला शायद 15 होता है ना, मतलब 15 सेंटीमीटर का वो स्केल है। तो एक चीज़ बताना, क्या उसकी अपनी एक लोअर वैल्यू होती है, लोएस्ट वैल्यू की मिनिमम में कितना मेज़र कर सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा 0। और मैक्सिमम में कितना मेज़र कर सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा 15 सेंटीमीटर तक, हाँ या ना। तो सुनो मेरी बात, एक लोएस्ट वैल्यू होती है और एक हाईएस्ट वैल्यू होती है। अब हम बात क्या करने जा रहे हैं, हम टेम्परेचर को मेज़र करने जा रहे हैं। बेटा टेम्परेचर का मेज़रमेंट हम कैसे करेंगे, कोई ना कोई तो लोएस्ट वैल्यू हो रही होगी, कोई ना कोई हाईएस्ट वैल्यू होगी, चलेगा। जो बेटा ये लोएस्ट वैल्यू आ रही है ना, इसे याद रखिएगा, ये होता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, चलेगा। जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको हमने क्या बोला, आइस। अरे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है ना, उसको हमने क्या बोला, लोएस्ट वैल्यू, चलेगा। और दूसरा जो है 15, ये कौन सा होता है, ये बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, चलेगा क्या? अरे चलेगा बेटा, इसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं या फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ही होता है ना। अरे मेल्टिंग पॉइंट ही होता है ना, कंफ्यूज मत करो ना। हाँ यार, मेल्टिंग पॉइंट ही होता है। हाँ सुने, या फिर आप है ना इसे फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हो ना, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं इसे। यार मैं लिख देता हूँ, तुम चेक कर लेना, ध्यान देना। अब सुनो मेरी बात, ध्यान देना। अरे सुनो समझ लो, स्केल में कुछ भी होगा, एक मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, उसको हम लोएस्ट वैल्यू बोलते हैं। हाईएस्ट वैल्यू क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब हमने एक स्केल का रेफरेंस बना लिया बेटा कि जो भी स्केल बनाना है ना, देखो उसमें एक लोएस्ट वैल्यू किसकी देखनी है, मेल्टिंग पॉइंट, और हाईएस्ट वैल्यू किसको बोलना है, बॉइलिंग पॉइंट। तो जरा देखो एक चीज ध्यान से समझना, जो फर्स्ट वाला स्केल बना था सेल्सियस, समझ आ रहा है बेटा? देखिए यहाँ पे मैंने टोटल 4 टाइप के स्केल्स लिखे हैं। पहला क्या है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रेमर और केल्विन। अब ये 4 स्केल है ना, तो जरा देखना बेटा, फर्स्ट वाले स्केल में ध्यान से सुनो, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा, मैं ऐसा लिख देता हूँ ताकि सब में साथ हो जाएगा। देखो ऊपर लिखते हैं, ये हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट, और इधर मैं लिखता हूँ इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो ध्यान से समझना बेटा, सेल्सियस में उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में उसको हमने कितना लेकर के रखा है, 0। मतलब उसकी स्केल स्टार्ट ही कहाँ से होती होगी, 0 डिग्री सेल्सियस से। और मैक्सिमम जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हम लोग क्या लेकर के चलते हैं बेटा, बोलिए, 100 डिग्री सेल्सियस। आगे ये फर्स्ट वाला स्केल था, कौन सा, सेल्सियस वाला। फ़ारेनहाइट में बोलने जाए, फ़ारेनहाइट में बेटा उसका ध्यान से समझना, ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सोच के रखिएगा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखना।
अरे मैं देखो मैं तुम्हें समझा दूंगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बस अभी समझते चलो। इसने कितना बोला, इसने फ़ारेनहाइट ने बोला कि उसका जो मिनिमम वैल्यू फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये मैक्सिमम पॉइंट जो है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। र्यूमर ने आपसे ये बोला है फिर से, इसके लिए 0 डिग्री र्यूमर, और इसने जो बॉइलिंग पॉइंट लिया है वो लिया है 80 डिग्री र्यूमर, और जो केल्विन था उसने लिखा है 273 केल्विन, ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 273, और उसका बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है 373 केल्विन। आया समझ में? अरे इतना आया। अब देखो मैंने तुम्हें एक चीज़ ये बोला, बट मैं तुमसे बताता हूँ सबसे अच्छा तरीका। ये तो मैंने आपको लिख दिया यहाँ से, आपको मैं एक फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ, उस फॉर्मूले को याद रख लो, उससे हम सारी चीज़ें लिखेंगे। कैसे? स्टैंडर्ड देखना उसका ये देखना कि किस लॉजिक के बेसिस पे हम लोग लिख रहे हैं वहाँ पे सबको। जैसे देख बेटा, सेल्सियस में लिखना है ना, तो मैंने उसको किससे रिप्रेजेंट किया? सी। सेल्सियस स्केल की बात करें, ध्यान से समझना, ये कन्वर्जन वाला फॉर्मूला है जो आपने पहले भी यूज़ किया, हम आपसे बाद न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। सेल्सियस है, चलेगा। सेल्सियस में सेल्सियस माइनस, बेटा माइनस क्या करिएगा उसका हमेशा मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मतलब लोएस्ट वैल्यू कितनी है 0, तो मैंने यहाँ पे लिखा 0 अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट 100 माइनस मेल्टिंग पॉइंट 0। समझ में आ रहा है ऑर्डर कैसे लिख रहा हूँ? ध्यान से देखना, सेल्सियस वाला स्केल लिख रहे हैं, माइनस कर रहे हैं उसकी लोएस्ट वैल्यू मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, अपॉन में हाईएस्ट वैल्यू मतलब बॉइलिंग पॉइंट 100 माइनस 0। आया? अगला देख बेटा, समझना, मैं समझा दूंगा अभी। फ़ारेनहाइट में जाएं तो फ़ारेनहाइट में हम लोग लिखते हैं F माइनस 32, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू कितना है 32 है ना, मेल्टिंग पॉइंट, अपॉन में 212 माइनस लोएस्ट वैल्यू 32। आया बेटा? सेम चीज़ अगला देख, यदि मैं र्यूमर में लिखने जाऊं तो र्यूमर माइनस लोएस्ट वैल्यू 0, और हाईएस्ट वाली कितनी है 80 माइनस 0। फिर बेटा वापस से केल्विन में जाओ तो K माइनस 273 अपॉन हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है 373 माइनस 273। तो बेटा मैं आपको है ना हमेशा एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि ये वाला फॉर्मूला रट लो। देखो बेटा, एक फॉर्मूला तुमने यदि ये रट लिया तो आपको 4 स्केल अलग अलग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप सब एक्सप्लेन करके निकल जाओगे। क्यों? देखो ना, आपको बस पता है कि C माइनस 0 मतलब कौन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट और ये बॉइलिंग पॉइंट। तो यदि मुझे बोलने के लिए आएगा, उसको सिर्फ सेल्सियस स्केल को लिखने के लिए आया, तो मैं बिल्कुल लिखूंगा ना खुला कि यार क्या है। ध्यान से देखना क्या क्या चीज़ें बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सेल्सियस स्केल के बारे में तो मैं बोलूँगा सेल्सियस स्केल का मेल्टिंग पॉइंट कितना है 0, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100, और उस स्केल में टोटल डिविजन्स कितने हैं 100 डिविजन्स। अरे 0 से लेकर 100 तक का मेजर कर रहा हूँ ना, तो टोटल डिविजन्स कितने हुए होंगे 100। फिर बात आई फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में बोलूँगा कि उसमें वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या अज्यूम किया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, टोटल डिविजन्स कितने हैं 180। डिफरेंस निकाल के देखो 180 डिफरेंस आ रहा है उसमें। आ गया? अगला देख, र्यूमर स्केल की बात करूं तो र्यूमर का मिनिमम वैल्यू कितना है 0 मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट 80 और उसमें डिविजन्स कितने हैं 80। इसमें केल्विन वाले ने मिनिमम किसको माना है 273 डिग्री, याद है ना 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन होता है, वो इसी से तो आता है। तो K माइनस 273 और हाईएस्ट वाला 373 माइनस 273, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं 100। तो बेटा एक फॉर्मूला यदि मेरे पास ये याद रह जाता है ना, तो मैं पूरे चारों स्केल्स को एक साथ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्लियर है? मतलब शॉर्ट में ना इतना सारा जो मैंने पकाया है उसको सिंपल एक फॉर्मूले से याद रख सकते हो। और सुनो एक चीज़, इसके बाद इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, जरा देखना एक बार बेटा, ये कितना हो गया होगा C/100 सिंपल करके जब हम कैलकुलेशंस करने जाएंगे। यहाँ क्या आएगा F माइनस 32/180 बेटा R/80 K माइनस 273/100। आ गया? आया बेटा? 20 से उड़ा दें सबको, नीचे वाला सब में 20 है, डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा C/5 F माइनस 32/9 R/4 K माइनस 273/5।
20 से अपन ने डिवाइड किया है, चलेगा ना। तो बेटा देखिए एक्चुअल में ये वो फॉर्मूला होता है जो शायद आपने 9th में पढ़ा हो कहीं पे भी, कि ये एक फॉर्मूला होता है जो आपस में इंटरचेंज करने के काम आता है, कि कभी मुझे डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में बदलना है, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है उसको र्यूमर में बदलना है, तो उनको चेंज करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। बट मैं ये सजेस्ट कर रहा कि ये लाने से बेहतर है कि ये वाला याद रख लो, तो चारों स्केल भी आप डिफाइन कर लोगे उससे। आगे समझ में क्लियर है? एक बार इसको नोट करो, तो मैं इस पर थोड़े से 1-2 क्वेश्चंस करवाता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बेटा देखिएगा, अब जरा इस पर क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से, तो अपन को चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, देखो बेटा एक चीज़, ये फॉर्मूला था मेरे पास। अपन प्रॉब्लम्स पे चलते हैं और देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। ध्यान देना, समझना बेटा, समझना। फर्स्ट वाला प्रॉब्लम जो है, फर्स्ट वाला तो बहुत ही सिंपल था। क्या बोला उसने, यार डिग्री फ़ारेनहाइट में, मतलब 60 डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, उसको आपको सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहली चीज़ अपन क्या कन्वर्ट कर लें, हम लोग फर्स्ट वाला देखते हैं। यार फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट कर लेते हैं अपन सेल्सियस में। तो बेटा एक चीज़ देखना, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में रिलेशन है, तो आपको जो फॉर्मूला देखना है ना, यहाँ से वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के वाला यूज़ करना है यहाँ से, चलेगा। तो हम क्या रिलेशन देख रहे हैं यहाँ, बताओ मुझे। C/5 = F - 32/9 आ रहा है। अब बेटा मुझे बताओ क्या गिवन है आपको 60 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, मतलब फ़ारेनहाइट में आपको टेम्परेचर पता है, सेल्सियस में निकालना है। तो जो फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर है उसको यहाँ रख देते हैं, सेल्सियस वाला मिल जाएगा। फ़ारेनहाइट के प्लेस पे कितना रखेंगे आप, 60 - 32/9। तो बेटा अब ये कैलकुलेट होगा, C = 5 इधर गया, अपॉन में 9, और ये माइनस होगा तो 28 आ रहा होगा, चलेगा। और जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे डिवाइड करके, तो जो आंसर आ रहा है वो 15.55 डिग्री सेल्सियस में आया, चलेगा। तो मतलब मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि पहले वाले का जो आंसर निकल के आया वो क्या आया, 15.55 डिग्री सेल्सियस। आप वो कैलकुलेशन है, आप करके रहो, आपको समझ में। क्लियर है? अगला देखिए, नेक्स्ट वाले में क्या बोला था, वही फ़ारेनहाइट को बदलना है मुझे, किसमें, केल्विन में। तो बेटा फ़ारेनहाइट को केल्विन, तो F/K पे गए केल्विन में। बेटा अब फ़ारेनहाइट और केल्विन वाला रिलेशन यूज़ करो, फ़ारेनहाइट में ये, केल्विन में ये, कंपेयर कर दें, करिए। क्या लिखेंगे बेटा, F - 32/9, ये इक्वल टू में क्या आएगा यहाँ से, K - 273/5 आ गया। और अब जा करके क्या रखें, इनमें जा करके वैल्यूज पुट करो। कौन सा वाला टेम्परेचर पता है, अभी भी 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को ही बदलना है अपने को ना, तो F की वैल्यू 60 रख देते हैं। तो 60 - 32/9 = K - 273/5। बेटा ये तो सॉल्व हो जाएगा, आपका कितना आ गया होगा, ये हो गया 28, 5 को उधर लेके जाओ तो 5/9, मतलब वैल्यू वही वाली आई। और इक्वल टू में K - 273, इसकी वैल्यू यदि मैं यही वाली यूज़ करूँ तो 15.55 = K - 273 को उधर ले आओ तो K निकल के आएगा 273 + 15.55, तो बेटा 288.55 केल्विन आया। तो इस तरीके से बेटा अपन कोई भी टेम्परेचर यदि मुझे देता है, सेल्सियस में दे दे, फ़ारेनहाइट में पूछ रहे, फ़ारेनहाइट में दे दे, र्यूमर में पूछ ले, आप किसी भी स्केल में जा सकते हो इस वाले फॉर्मूले के थ्रू। तो किसी को भी आपस में हम इंटरचेंज करके देख सकते हैं। क्लियर? ये बिल्कुल सिंपलेस्ट वाला प्रॉब्लम था, है ना। सेकेंड वाला भी वैसा ही है, बट अब ये है कि तुमने किया कि नहीं किया, देखते हैं। एक बार जल्दी से नोट कर लो, तो फिर मैं आपको सेकेंड वाला भी बताता हूँ। आप मुझे अपने आंसर बता के क्रॉस चेक करवा लो। देखो बेटा, सेकेंड वाले में सब गलत करके बैठे हो, सब के सब। नालायक कोई एक थोड़ी होता है, सब होता है ना, ठीक है। सुनो बेटा ध्यान से, बच्चों ने क्या किया बता देता हूँ, तो वो गलती तो मत करना। मतलब जो लोग मोबाइल के अंदर बैठे हैं ना, वो मत करना, ध्यान देना। यहाँ वाले तो करके बैठे हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। इनके दिमाग में क्या है मालूम है बच्चों ने क्या किया?
कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा 30 डिग्री टू 90 डिग्री, मतलब 60 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले डिफरेंस निकाल लिया कि 60 डिग्री आ गया और उसको कन्वर्ट कर दिया सीधे के सीधे फ़ारेनहाइट और केल्विन में, और आंसर निकाल लिए। गलत है, गलत है। क्यों गलत है मालूम बेटा? क्योंकि देखो जब डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जा रहे हो तो बेटा ये 5, 9 ये भी तो कुछ रोल प्ले करेंगे। तुमने तो डायरेक्ट करके ख़त्म कर दिया, तो दोनों टाइम पे वो चीज़ें अलग हो जाती है, लीनियर वाला रिलेशन नहीं होता। तो पहली चीज़ तो ऐसे मत करना। दूसरा तरीका एक और बच्चों ने जो किया, जो करते हैं वो क्या करते हैं, सुना, वो 30 डिग्री को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे किस में, फ़ारेनहाइट में, फिर 90 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में, और फिर दोनों को देख करके फिर देखेंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है। किया सही है, आंसर सही आएगा, बट थोड़ा लेंदी गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक फॉर्मूला लेकर के आते हैं। ध्यान देना बेटा, कुछ भी नहीं है। पहला वाला कन्वर्जन अपन देखते हैं, ध्यान से सुनो, मैं कन्वर्ट करके बताता हूँ। क्या डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ध्यान देना बेटा, जरा रिलेशन यूज़ करें। क्या था, C/5 इक्वल टू F - 32/9, यही आया ना बेटा? एक चीज़ बता, क्या ये सिर्फ C/5 होता था? नहीं, C - 0 होता था। याद है बेटा? एक बार देख लो, आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। C - 0 होता था। C होता था पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसकी बात कर रहे थे, 0 होता था उसका लोएस्ट वैल्यू, मतलब डिफरेंस होता था ना ये। अरे ये टेम्परेचर में डिफरेंस ही तो है ना? तो इसको, अच्छा नीचे भी डिफरेंस होता था, लेकिन नीचे वाला क्या है, नंबर फिक्स है, तो कांस्टेंट आ गया 5। तो बेटा एक चीज़ देख, मैं इसको ऐसा लिखूं, इसको मैं लिखूं डेल्टा TC, ध्यान देना, नोटेशन देखना, डेल्टा T मतलब हो गया चेंज इन टेम्परेचर, और C बता रहा होगा कि सेल्सियस में, तो डेल्टा TC लिख सकता हूँ इसको, चेंज को, ऊपर वाले को। डेल्टा मतलब चेंज होता है ना, लिख दूँ ना डेल्टा TC, और अपॉन में क्या है बेटा 5 इक्वल टू, ये क्या है, फ़ारेनहाइट में चेंज है, फ़ारेनहाइट में चेंज, तो इसको क्या लिखूंगा, डेल्टा TF फ़ारेनहाइट में चेंज, और अपॉन में क्या आया 9। अब देखो तुम्हारे पास, तुमको प्रॉब्लम क्या था, तुमको सेल्सियस का चेंज पता था, है ना? अरे सेल्सियस का चेंज पता था। सेल्सियस का चेंज यदि मुझे पता था तो मैं क्या करूं, देखो डेल्टा TC मुझे मालूम है, अरे मेरे लिए गिवन है, डेल्टा TC कितना है, 90 - 30 मतलब 60 डिग्री सेल्सियस, हाँ या ना? तो बेटा डेल्टा TF आपको फाइंड करना था, रख दो इस फॉर्मूले में। डेल्टा TC को अपन क्या कर दें, बोलिए, 60/5 इक्वल टू डेल्टा TF/9। अब इससे यदि कैंसिल करोगे 12 टाइम्स 9 को उधर पहुंचाना बेटा, डेल्टा TF कितना निकल के आएगा, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बेटा 108 डिग्री फ़ारेनहाइट जो निकल के आ रहा है वो मेरे लिए क्या आया, डेल्टा TF नहीं है, मतलब फ़ारेनहाइट में टोटल चेंज कितना आया होगा, इतना। क्लियर है? इस तरीके से जाना था बेटा। अच्छा देख, दूसरा वाला क्या था कि उसने बोला था सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना था। अब अपन रिलेशन किसका उठा लें, सेल्सियस और केल्विन वाला उठाओ। क्या लिखोगे, C/5 मतलब C - 0/5 K - 273/5 आया? तो बेटा देखना 5 और 5 तो कैंसिल हो गया। C - 0 मतलब डेल्टा TC, हाँ है ना? और ये क्या है, डेल्टा TK केल्विन का, और डेल्टा TC कितना था, 60 डिग्री सेल्सियस, तो जो 60 डिग्री है वही तो डेल्टा TK आया, मतलब केल्विन में जो डिफरेंस आ रहा है वो भी कितना आएगा, 60K का, मतलब दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं, दोनों चीज़ें सेम आ जाती हैं। मतलब तुम एक चीज़ ये देख सकते हो कि सिर्फ चेंज की बात की जाए तो जितना चेंज सेल्सियस में होता है उतना ही चेंज केल्विन में भी आएगा, नहीं आया? अरे क्योंकि दोनों का स्केल 100 वाला था, समझ में आया? चलेगा? तो इस तरीके से बेटा निकालेंगे तो आपका कैलकुलेशन इजी पड़ेगा और करेक्ट जाएगा। ठीक, अभी स्टार्टिंग में गलत हुआ, कोई टेंशन नहीं, आगे मत करना, समझ के रखो, नोट करिए। नेक्स्ट वाला करते हैं जल्दी से। दूसरा देखिए बेटा ध्यान से, अब थर्ड वाला प्रॉब्लम देखिए। थर्ड वाला क्या बोलता है हमसे, चल बेटा थर्ड वाले प्रॉब्लम में उसने आपसे क्या बोला है, एट व्हाट टेम्परेचर इन द फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू,
बेटा फ़ारेनहाइट स्केल में कौन सा टेम्परेचर होगा जो कि सेल्सियस के इक्वल आ रहा है पहले वाले केस में, दूसरे वाले में उसके डबल आ रहा है। ठीक, चलो देखते हैं, समझते हैं, ध्यान दीजिए बेटा। एक चीज़ देखो, पहला वाला प्रॉब्लम, ए वाला पार्ट, फर्स्ट वाले पार्ट में देखने जाए, ए में आपको रिलेशन किस में चाहिए, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में, कि फ़ारेनहाइट में कौन सा टेम्परेचर लें जो कि सेल्सियस में भी इक्वल ही आए। मतलब जैसे मैंने बोला कि 10 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में भी वो 10 डिग्री के ही इक्वल आ जाए। समझ में आ रहा है? तो देखो हम लोग क्या करते हैं, आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन चाहिए, तो फ़ारेनहाइट में क्या था, F-32/9, सेल्सियस में क्या था बेटा, C/5। इनका रिलेशन आपस में यूज़ करो। अब देखो एक चीज़ करना क्या चाहिए, आपको दोनों में टेम्परेचर सेम चाहिए ना, F में जो आ रहा है वही C में आए, वही आंसर हो मेरा। तो आप ऐसा क्या करा करो, देखो F = C = थीटा बोल देना। अरे चलेगा, थीटा टेम्परेचर बोल सकता हूँ। तो बेटा यदि मैं थीटा बोलता हूँ तो F के प्लेस पे क्या आ गया होगा, थीटा -32/9 इक्वल टू यहाँ भी θ/5। बेटा समझ में आया क्या बोला मैंने? नहीं आया? सुनो मेरी बात। उसने आपसे बोला था फ़ारेनहाइट में कौन सा टेम्परेचर होगा जो कि सेल्सियस में भी इक्वल आ रहा है, मतलब जितनी वैल्यू सेल्सियस में आ रही होगी उतनी वैल्यू फ़ारेनहाइट में भी आनी चाहिए, मतलब दोनों अलग नहीं है, मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल है। तो मान लो बेटा मैंने सेल्सियस को थीटा मान लिया, समझ में आ रहा है? तो फ़ारेनहाइट वाला भी थीटा ही होगा क्योंकि सेम टेम्परेचर शो कर रहा होगा। तो दोनों को मैं यदि थीटा बोल दूँ तो दोनों की जगह पे मैंने थीटा लिखा। अब मुझे वो थीटा कैलकुलेट करके लाना है। कैसे आएगा कैलकुलेशन? 5 को इधर ले जाओ बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 थीटा -32 तो 160 = 9 थीटा। इसको इधर ले जाओ तो 9 थीटा -5 थीटा इक्वल टू -160 तो -4 थीटा इक्वल टू बेटा ये प्लस में आ रहा है, -160 तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -40 आ गया। तो कितना है, -40। मतलब बेटा -40 कौन सा टेम्परेचर है मालूम है, जो डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में दोनों में इक्वल होता है। समझ में कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों में देखने जाओगे तो -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होता है, सेम वैल्यू। क्लियर है? पूछा जाता है यार, ये चलेगा। अगला देखो दूसरा, फिर से क्या बोला, फ़ारेनहाइट स्केल में कौन सा टेम्परेचर, ध्यान से सुनना, फ़ारेनहाइट में कौन सा टेम्परेचर सेल्सियस के डबल होगा। नहीं समझ में आया? अरे प्रॉब्लम पूरा पढ़ो। फ़ारेनहाइट में कौन सा टेम्परेचर होगा जो कि सेल्सियस के डबल के इक्वल आ रहा है, डबल के इक्वल आ रहा है। मतलब क्या कि सेल्सियस में यदि वो टेम्परेचर थीटा है तो फ़ारेनहाइट में वो टेम्परेचर कितना होगा, 2 थीटा, उसका डबल। हाँ या ना? चलेगा? तो बेटा इस वाले केस में जब हम बी वाले पार्ट में जाएं, सेम फॉर्मूले में बेटा सी को यदि मैं थीटा बोलूँ तो एफ को क्या बोलना पड़ेगा, 2 थीटा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? उसने आपसे क्या पूछा था, एट व्हाट टेम्परेचर इन द फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू डबल ऑफ द सेल्सियस स्केल। मतलब सेल्सियस स्केल में जो टेम्परेचर है उसका डबल कौन सा टेम्परेचर होगा जो फ़ारेनहाइट में आया। तो सेल्सियस वाले को क्या बोला हमने, थीटा, तो फ़ारेनहाइट वाला क्या हो गया, 2 थीटा। तो वही थीटा तो निकाल के बताना है अपन को। आ गया? लिखिए, इसी फॉर्मूले में रख देते हैं। एफ के प्लेस पे क्या आएगा बेटा, बोलो, 2 थीटा -32/9 और इसके प्लेस पे θ/5। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करना तो यह 10 थीटा हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 160 इक्वल टू 9 थीटा। ये इधर जाएगा तो मिलेगा थीटा इक्वल टू 160। मतलब वो टेम्परेचर कौन सा है, 160 वाला। आया कि 160 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में है वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, उसका डबल, मतलब 320 फ़ारेनहाइट। आया समझ? नहीं आया? आ गया? सीधा सीधा था। थर्ड वाला बताइए, थर्ड वाले पार्ट में क्या करेंगे, इसके हाफ बोला है, सेल्सियस का हाफ होगा किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो सेल्सियस वाले को हम कितना बोल दें, थीटा। तो फ़ारेनहाइट वाला कितना हो जाएगा, θ/2। तो बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। एफ के प्लेस पे θ/2 -32/9 इक्वल टू ये हो जाएगा θ/5। 5 को तो मल्टीप्लाई करना तो 5 θ/2 -160 इक्वल टू 9 थीटा
अब एक काम कर, इसको उधर ले जा, तो 9 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2 इक्वल टू माइनस 160, 18 माइनस 5 तो 13 थीटा बाई 2 इक्वल टू माइनस 160। तो बेटा थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 320 बाई 13 चलेगा। और इसको सिंपल कैलकुलेट कर लूँगा तो कितनी वैल्यू आ रही होगी, माइनस 24.6 चलेगा। तो ये वो टेम्परेचर है जो उसका हाफ होता है। आया? तो अब वो कोई भी रिलेशन पूछ ले कि इसका 1/3 हो रहा है, उसका 1/3 हो रहा है, उसका 4th हो रहा है, जो भी हो रहा है, कोई सा भी देगा हम आपस में रिलेट करके ला सकते हैं। क्या तुमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा कि टेम्परेचर में कुछ भी घुमा करके पूछ ले, मैं निकाल सकता हूँ, दे सकता हूँ आंसर? पक्का ना? चल, तो एक बार इसको नोट कर लो, कंप्लीट करो, तो फिर अपन नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं। अभी इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और बता रहा हूँ। चले देखें, अब आ जाओ बेटा, एक चीज़ देखो, अभी अपन ने टेम्परेचर को समझा, सिर्फ टेम्परेचर को एक्सप्लेन किया बेटा मैंने ना इस लेक्चर में। अब टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए अपन ने स्केल देखे कि यार स्केल कितने टाइप के होते हैं। अब एक चीज़ बताओ, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए क्या थर्मोमीटर भी होता है? अरे थर्मोमीटर होता है? पक्का? उसके भी टाइप होते होंगे। कौन से टाइप होते हैं बता दो, इतने प्यार से हाँ बोला तो। चले आओ देखें, बेटा देखें, थर्मामीटर की बात कर रहे हैं हम लोग, थर्मामीटर है ना। जब हम लोग टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जाते हैं बेटा, तो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए आप कोई ना कोई डिवाइस तो यूज़ करते हो ना, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो। वो इंस्ट्रूमेंट हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। अरे फीवर आता है तो जाते हो थर्मामीटर लेने के लिए। और अभी कोरोना के टाइम पे तो सबने खरीद के रखा है कि कुछ भी हो तो टेम्परेचर पहले मेज़र कर भाई, ज़्यादा नहीं हो जाए। और वो अभी आजकल वो गोली मारने वाली मशीन भी आती है, अरे वो टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। हाँ सुनो, और उसकी खासियत क्या है बताएं, एक बार गोली मारेगा तो 96 बताएगा, उसी टाइम पे अगली बार डबल से कर दो तो वो 94 भी आ जाएगा। चाइनीज़ है ना, ठीक है। हाँ हकीकत है ये, ध्यान से देखें समझना। फिर पता है लोग क्या इलाज करते हैं उसका मालूम, यहाँ पे टेम्परेचर सही नहीं आता, फिर हाथ दिखा दो भाई, हाथ पे ले लो। सुनो ध्यान से, आओ ध्यान देना बेटा। थर्मामीटर जो है बेटा वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर को मेज़र करके मुझे देता है। अब बात आती है कि टेम्परेचर मेज़र करने के लिए फिर यहाँ पर स्केल, मतलब कुछ तो फॉर्मूला होता होगा ना इसका भी। सुना बेटा, इसका भी कुछ तो फॉर्मूला होता होगा कि हम टेम्परेचर को मेज़र कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, चलेगा। अब ध्यान से देखो जो मैं समझा रहा हूँ, समझना एक बार। अपन जितने भी थर्मामीटर देख रहे हैं ना, 3-4 थर्मामीटर मैं बताता हूँ, 3 थर्मामीटर देखते हैं अपन अभी। वो जो तीनों थर्मामीटर है ना, वो किसके बेसिस पे मालूम है? उन सबको हम लोग मेजर करेंगे किस में, डिग्री सेल्सियस में। तो सबसे पहले हम उसका एक फॉर्मूला देखते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, उसी से रिलेट करते हुए सबको कन्वर्ट करेंगे। अच्छा देखो बेटा, मैं बताता हूँ तुम्हें समझ में आएगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। जैसे हम लोग सिंपल वाला थर्मामीटर यूज़ करते हैं ना, जो हम लोग डेली यूज़ में देखते हैं बेटा, हम लोग उसमें मरकरी का यूज़ करते हैं। Hg होता है मरकरी, वही ऊपर उठता है वही नीचे जाता है, तो उसी से हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं। तो उसमें हमने क्या किया, वहाँ पर यदि हम लोग मेज़र करने जाएँ तो ध्यान करना, वो जो थर्मामीटर होता है मेरे पास है ना, हम लोग बोलते हैं यदि मान लीजिए एक बार वो टेम्परेचर यहाँ से उठ करके यहाँ तक गया और रुक गया, एक बार ये, दूसरी बार में फिर से मेज़र किया और वो उठा और उठ करके यहाँ तक पहुँच गया। आप बता सकते हो दोनों के टेम्परेचर में कौन सा टेम्परेचर बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा? मतलब किसकी टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा आई होगी, किसकी कम आई होगी? जिसमें जो ज़्यादा ऊपर तक गया मतलब वो हाई टेम्परेचर तक गया होगा, जो कम पे गया वो लो टेम्परेचर पे था। हाँ या ना? मतलब एक चीज़ देखो, यहाँ पे कहीं ना कहीं तुम टेम्परेचर का जो मेजरमेंट कर रहे हो वो लेंथ के बेसिस पे कर रहे हो। अरे यार लेंथ को मेजर करके देख रहे हो ना कि लेंथ किस में ज़्यादा है और किस में कम है। लेंथ के बेसिस पे हम लोग बोल रहे हैं कि यार उसका टेम्परेचर ज़्यादा है या उसका टेम्परेचर कम है।
तो कभी हम लेंथ के बेसिस पे करते हैं, कभी हम प्रेशर के बेसिस पे करते हैं, कभी हम रेजिस्टेंस के बेसिस पे करते हैं। तो जो टर्म होता है ना वो बदलता रहता है, और उसके बेसिस पे हम लोग अलग अलग टाइप के यहाँ पे थर्मोमीटर को देखने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक। तो सबसे पहली बात बेटा, जब हम मेज़र करने जाएंगे तो एक फॉर्मूला निकलता है, वो फॉर्मूला आप ध्यान से समझ लो, उसी से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। कभी भी प्रॉब्लम घुमा फिरा के दे, आप सीधे निकाल के आ जाना उस फॉर्मूले से। ध्यान देना। पहले टेम्परेचर देखो। एक चीज़ बताओ, मैं तुमसे बोल रहा हूँ सारे टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे। बेटा डिग्री सेल्सियस में निकालने जा रहे हो तो ध्यान से देखना, क्या डिग्री सेल्सियस में हम लोग C/5 लिखते थे? सोचिएगा, क्या C/5 था स्केल में? लिखा था ना। और सुनो, C/5 भी हटा दो तो मैं स्टैंडर्ड वाली वैल्यू लिखूँ तो C/100 थी। अरे C/100 था, हाँ या ना? था ना? अरे C - 0/100 - 0 मतलब C/100 ही होता था डिग्री सेल्सियस वाला। अब सुनो, इक्वल टू में अब किसी में भी कन्वर्ट करो, मान लो फ़ारेनहाइट है, ध्यान देना फ़ारेनहाइट चलेगा। तो बेटा हम लोग F लिखते थे -32/212 - 32, ऐसा लिखते हो ना, चलेगा। एक चीज़ बताओ मुझे, ध्यान से सुनना बेटा, ये 32 क्या था? मेल्टिंग पॉइंट। और वही मेल्टिंग पॉइंट सेल्सियस में क्या था मेरा? 0। मतलब 0 के करस्पॉन्डिंग मेल्टिंग पॉइंट आपका 32 था, और 100 हमारा बॉइलिंग पॉइंट था सेल्सियस में, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिली थी 100 पर, वो कितनी थी? 212। मैं बेटा देखो तुमको बिल्कुल सिंपल तरीके से फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ, यहीं से समझना। ये जो सेल्सियस है ना, ये हमें निकालना है। ध्यान से देखना, हम जितने भी टेम्परेचर निकालने जाएंगे थर्मामीटर में, सबको डिग्री सेल्सियस में ला रहे हैं। सुनो मेरी बात, मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूँ वो डिग्री सेल्सियस का बता रहा हूँ। फिर उसको आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है तो बदल देना, उसको केल्विन में बदलना है तो बदल देना। आया? तो मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा टेम्परेचर है जो मुझे निकाल के लाना है, वो C की वैल्यू है। तो उसको मैंने बोला टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को मैं सिंपली बेटा T से डिफाइन कर दूँ। बोल दो T है, ये T/100 मिलेगा मुझे यहाँ से। T/100 इक्वल्स टू, ये T मुझे निकालना है और मुझे मालूम है ये डिग्री सेल्सियस में आएगा फाइनल रिजल्ट। अच्छा, F जो था वो क्या था? वो फ़ारेनहाइट में कोई भी टेम्परेचर था जिसमें वो देगा कि 32 को बदल, 50 को बदल, 90 को बदल, जिसको बदलना है। हाँ या ना? चलेगा। अब दोनों मेरी बात, मैं उसको बदल रहा हूँ थोड़ा सा, इसको लिख रहा हूँ x। आप याद रखिए अभी सिंपल एक टर्म x, और ये कौन सा वाला टेम्परेचर है जो मुझे सेल्सियस में चाहिए था, मतलब XT। अरे यार, फ़ारेनहाइट में कोई टेम्परेचर दे करके सेल्सियस में बदलवाएगा तो मतलब दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है ना। तो मैं इसको लिख दूं सिंपल सा XT, मतलब T डिग्री सेल्सियस पे जो वैल्यू थी वो XT थी। ये वैल्यू कितनी वाली है? X0। अरे सेल्सियस के रिस्पेक्ट में जो 0 पे था वो ये है, तो मैंने उसको X0 बोला। समझना। फिर अपॉन में लिखा ये वाली वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग थी? 100 वाले के, और माइनस ये वाली वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग थी? फिर से 0 वाले के। समझो ध्यान से देखना बेटा, मैं ऐसा सिंपल बोल रहा हूँ। x जो है, x मैं आपको लिखता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। बेटा x जो है ना, वो यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वांटिटी। x जो है वो मेरे क्वांटिटी को टर्म को डिफाइन कर रहा है। ध्यान से समझना मेरी बात। जैसे मान ले बेटा, ध्यान से सुनो, मान ले मैंने मरकरी वाला थर्मामीटर यूज़ किया, मरकरी, वहाँ पे मेजर किससे करूँगा? लेंथ से ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है? x मेरे लिए कौन हो गया वहाँ पर? लेंथ। ध्यान से समझिएगा, मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ। तो मैं लेंथ यहाँ पे कौन सा वाला लेंथ लिखूंगा? जो T डिग्री सेल्सियस पे था, कि उस समय कितना लेंथ मिला, माइनस T0 मतलब मेल्टिंग पॉइंट पर उसका लेंथ कितना था, अपॉन में 100 मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर उसका लेंथ कितना है। तो सबके लेंथ को माइनस करके रिजल्ट निकालूंगा, तब जा करके डिग्री सेल्सियस में वो टेम्परेचर निकल के आएगा मेरे पास, जहाँ पर हमने किसको मेजर किया? लेंथ को। कभी यदि मान लो मैं उसको प्रेशर से निकालने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा, यदि मान लो मैं प्रेशर से निकाल रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे कि प्रेशर उस टेम्परेचर पे कितना था, फिर 0 डिग्री मतलब मेल्टिंग पॉइंट पर उसका प्रेशर कितना था, बॉइलिंग पॉइंट पर उसका प्रेशर कितना था। समझ में आ रहा है? उनकी वैल्यूज़ रखूँगा तो फिर निकालूंगा तो भी टेम्परेचर निकल के आएगा, लेकिन अब वो प्रेशर के टर्म्स में आया। यदि मैं रेजिस्टेंस के लिए बात कर जाऊँगा तो मैं बोलूँगा उसी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना था, 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस कितना था, 100 पे कितना था। समझ में आ रहा है? तो मैं ये सिंपल सा एक फॉर्मूला दे रहा हूँ जिसको डायरेक्ट रटवा सकता था, बट मैं रटा नहीं करके मैं तुम्हें ला करके दे रहा हूँ कि यहाँ से रिलेट करके रख लो,
समझ में आ रहा है? नहीं तो आप सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखिए बेटा, यहाँ से सिंपल, ये टी है ना, टी इक्वल्स टू, देखो यहाँ से टी इक्वल्स टू हो गया एक्स टी माइनस एक्स ज़ीरो अपॉन एक्स 100 माइनस एक्स ज़ीरो इंटू 100, ये इधर गया डिग्री सेल्सियस। आपको बस ये एक फॉर्मूला याद रखना है, सारे थर्मामीटर में एप्लीकेबल हो जाएगा, सारे थर्मामीटर में हम लगा देंगे और आंसर निकाल के ले आएंगे। नहीं आया? अरे ये फॉर्मूला समझ में आया? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो देखो तो सही, मैं फर्स्ट वाला थर्मामीटर लिख रहा हूं, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। अब ध्यान से समझो मेरी बात, मैं तुम्हें बताऊंगा ना प्रॉब्लम, तो एक्चुअल में एक फॉर्मूले से हम बहुत बड़ा काम करके निकल के चले जाएंगे प्रॉब्लम्स में। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, एक चीज बता बेटा, तीन चीजें में तो रिलेशन होता था, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। टेम्परेचर तुम निकाल ही रहे हो, वॉल्यूम तुमने कांस्टेंट करके रखा है, मतलब कहीं ना कहीं जो चीज़ वेरिएबल है वो कौन है मेरे पास? प्रेशर। हाँ है ना, जो वेरिएबल है वो कौन है? प्रेशर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि डिग्री, इसके लिए जो फॉर्मूला निकल के आएगा डिग्री सेल्सियस में, वो क्या निकल के आएगा मालूम है? देखो मैं लिख रहा हूँ टी इक्वल टू सेम चीज़ टी। अब यहाँ पे मेजर क्या कर रहे होगे मुझे बताओ? कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है तो मेजर क्या करोगे? प्रेशर को। हाँ या ना? किसको मेजर करोगे? प्रेशर को। चलेगा? तो बेटा प्रेशर की बात करने जा रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? पीटी, उस टेम्परेचर पे कितना प्रेशर है, माइनस P0 मतलब मेल्टिंग पॉइंट पर उसका प्रेशर कितना था, अपॉन में P100 की बॉइलिंग पॉइंट पर उसका प्रेशर कितना था, और फिर P0 मेल्टिंग पॉइंट पे कितना था, इनटू 100 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा ये मेरा इस वाले में फॉर्मूला लग जाएगा और मैं आंसर निकाल के ले आऊँगा। बेटा एक बताऊँ, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम बना करके दे देते हैं वो लोग कि हमने ऐसा किया, ऐसा कंटेनर लिया, ये लिया, वो लिया, ये सारी चीज़ें करके फिर बोलेगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बता देगा, उस पर प्रेशर इतना था, मेल्टिंग पॉइंट पे इतना था, बॉइलिंग पॉइंट पे इतना था, बता वो टेम्परेचर कितना आ रहा होगा, मतलब मेजर करके क्या बता रहा होगा, क्या शो कर रहा होगा। समझ आ रहा है? तो आपको कुछ नहीं सोचना है बेटा, आपको यदि फॉर्मूला पता है ना तो सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है, सबको वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ? अगला देखो, ये था आपका कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर के बाद आता है एक प्लेटिनम रेजिस्टेंस। देखना, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। बेटा ये वो टॉपिक होता है ना जिसको मैं यदि पढ़ाने जाऊँ ना तो पर्टिकुलर एक एक को उठा करके मैं पूरा तुमको स्ट्रक्चर बनाऊँ और एक एक लेक्चर बर्बाद करूँ उसमें। बट मैं बोल रहा हूँ कि हमारे किसी काम का नहीं है, हमको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या है, उतना करके निकल जाएंगे। और एक और चीज़ बोल रहा हूँ, बोर्ड में कोई तुमसे नहीं पूछने वाला, स्कूल में कोई नहीं पूछेगा, मेरी गारंटी। ठीक, चलो अब प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में क्या आता है, नाम से समझ में आ रहा है। मैं तुमको सिर्फ ना रिलेट करवाना चाह रहा कि एक फॉर्मूला है तो उससे सब कुछ आ जाएगा, नाम से नहीं समझ में आ रहा है। प्लेटिनम है, मटेरियल है कोई सा, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर मतलब हम रेजिस्टेंस को मेजर करके ला रहे होंगे, तो क्या बनाएगा बेटा बोल? ये तो टी एक्स, टी एक्स के प्लेस पे कौन आएगा? रेजिस्टेंस। तो हम उस टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस देख रहे होंगे, माइनस बॉइलिंग पॉइंट पे मेल्टिंग पॉइंट पे उसका रेजिस्टेंस, अपॉन वापस से बॉइलिंग पॉइंट पे रेजिस्टेंस, और ये फिर मेल्टिंग पॉइंट पे, और इनटू 100 कर दो तो आपको डिग्री सेल्सियस में ये वाला आपको टेम्परेचर ला देगा। आया समझ में? तो ये जो दूसरा वाला निकल के आया वो कौन सा आया? प्लेटिनम गैस रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, है ना। अगला देखो, हाँ क्या हो गया? ओके ओके चलेगा, ठीक है। इसके बाद में देखो बेटा, इसके बाद में आपका आ रहा है, बंद तो नहीं हुआ ना बेटा? इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में आ रहा है आपके पास मर्क्यूरी, मर्क्यूरी मर्क्यूरी गैस थर्मोमीटर। अब बेटा बताओ, मर्क्यूरी गैस थर्मोमीटर में क्या होता होगा? लेंथ, अरे लेंथ मेजर करते हैं ना, तो बस क्या आएगा चेंज बताओ? T इक्वल टू एल टी टेम्परेचर, है ना, माइनस
L 0 अपॉन में L 100 माइनस L 0 इंटू 100, और ये जो पूरा गया वो किस में गया, डिग्री सेल्सियस में। अब ये जो फॉर्मूला निकल के आया वो मरकरी गैस थर्मोमीटर का था। अब बेटा कभी भी तुमको कोई नाम से दे दे या प्रॉब्लम को घुमा फिरा करके बड़ा सा बना करके दे दे, यदि सारी चीज़ें पता है तो मैं इजीली उसका टेम्परेचर निकाल सकता हूँ। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, सारे फॉर्मूले डिग्री सेल्सियस वाले हैं। मतलब यदि तुमको कोई बोलता है कि फ़ारेनहाइट में निकाल के बता या केल्विन में निकाल के बता, तो हम इससे तो सेल्सियस में ही लाएंगे, फिर कन्वर्ट करके उसको बताओ कि तुम्हारा फ़ारेनहाइट में कितना आ रहा है, केल्विन में कितना। चलेगा बेटा? बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कोई तुमसे नहीं पूछने वाला, हटा दो। ठीक, आज का पूरा लेक्चर ही हटा दो बोर्ड के हिसाब से। चले, सिर्फ टेम्परेचर याद रखिएगा, टेम्परेचर वाला याद रखना, टेम्परेचर का कन्वर्जन वाला फॉर्मूला, ये वाला पोर्शन आप पूरा हटा सकते हो उसको। चलेगा? लेकिन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, समझ के रखो। और सबसे बड़ी बात ना यार, जब एक फॉर्मूले से सारी चीज़ें बन जाएं तो उसको तो पढ़ना ही चाहिए ना। क्लियर है? चलो इतना नोट करो, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर से इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ना। ये भी इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने सबसे लास्ट में जाकर के बोला कि तुम इसको छोड़ सकते हो, पहले बोल देता तो लोग देखते ही नहीं। चलें, बाय बाय।